So, hi everyone, welcome to my channel English Literature with Sumona. I am Sumona, and today we are going to learn British drama Dr. Foster's, written by Christopher Marlowe. तो सबसे पहले हम लोग क्रिस्टोफर मार्लो का जो लाइफ स्केच है उसको देख लेंगे कि उन्होंने अपने जो लिटरेरी करियर में क्या क्या किया और उनका जो लिटरेरी करियर था वो किस तरह का था, उन्होंने क्या क्या अचीव किया, ये सारे चीजों को हम लोग इसमें देख लेंगे। तो क्रिस्टोफर मार्लो वॉज बॉर्न इन कैंटरबरी 1564 टू 1593। हिज फादर वॉज शू मेकर, इनके जो फादर थे वो शू मेकर थे और उनका नाम था जॉन मार्लो। ही इज द मोस्ट इंटेलेक्चुअल ऑफ द प्ले राइट ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज इन इंग्लिश लिटरेचर। वो जो क्रिस्टोफर मार्लो हैं वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्ले राइट थे जिन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था और इनके जो रिटर्न वर्क्स थे इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। कब? एलिजाबेथन एज के इंग्लिश लिटरेचर में। मार्लो डाइड, इनकी मृत्यु हो चुकी थी बहुत ही अर्ली एज में और बहुत ही कम एज में, 30 भी के भी नहीं हुए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। वॉट एवर मार्लो रोट वॉज पोइग्नेंट बट ही कुड नेवर सेपरेट हिज पर्सनल yearnings फ्रॉम हिज ड्रामेटिक रिफ्लेक्शंस। जो मार्लो जो कुछ भी लिखते थे उनका जो भी पोइग्नेंट था, मतलब तार्किक था, मार्मिक था, बहुत ज़्यादा उनका जो भी राइटिंग स्किल था वो दिलों को छू जाता था और उनका जो भी पर्सनल यर्निंग था, जो भी उनका पर्सनल दुख दर्द था, व्यक्तिगत जो भी उनका दर्द था, तो वो कभी भी अपने ड्रामेटिक रिफ्लेक्शन से उसको सेपरेट नहीं करते थे। यानी सोसाइटी में जो भी चीज़ें चलती थी, जिस तरह की सोसाइटी होती थी, जो भी ट्रेजिडीज होती थी, ये सारे चीज़ों को अपने प्ले में बहुत हद तक लिखते थे। A very striking personality and a powerful dramatist, he is a significant part of a still greater traditions of the Elizabethan drama. ये बहुत ही स्ट्राइकिंग पर्सनालिटी थी इनकी और पावरफुल ड्रामेटिस्ट थे ये, और इनका जो ग्रेटर ट्रेडिशनल एलिजाबेथन ड्रामा में सिग्निफिकेंट था, इनका बहुत ही अच्छा प्रोमिनेंट प्लेस था इनका। और ये यूनिवर्सिटी विट्स के भी मेंबर थे ये। मार्लो इज अनडाउटेडली द ग्रेटेस्ट ऑफ शेक्सपियर प्रेडेसर्स इन ड्रामा। मार्लो को शेक्सपियर का प्रेडेसर्स भी कहा जाता है ड्रामा में, क्योंकि इनकी ड्रामा भी दिल को छू जाती थी और कहा जाता है कि अगर मार्लो लंबे समय तक जिंदा होते तो वो शेक्सपियर के टक्कर के होते। इनका जन्म कैंटरबरी में हुआ था। मार्लो इनकी जो एजुकेशन हुई थी वो फर्स्ट स्कूल जहाँ वो एजुकेटेड हुए थे वो थी किंग्स स्कूल, और फिर वो बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई इन्होंने अपनी कंप्लीट की थी। मतलब इनको बहुत सारे स्कॉलरशिप मिले थे अपने एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही देखा है कि इनके जो फादर थे वो शू मेकर थे और ये लोअर क्लास को बिलोंग करते थे और जूइश फैमिली को भी बिलोंग करते थे। Marlowe was the linguistic and lyrical upstarts of the blank verse. He was the first to achieve critical reputation for his use of blank verse and their overreaching प्रोटोगोनिस्ट। मार्लो जो थे लिंग्विस्टिक क्या होता है, जो नए नए वर्ड बनाते हैं, तो उन्होंने अपने ड्रामा में ब्लैंक वर्ड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था और कहा जाता है कि वही फर्स्ट अचीवर हैं, क्रिटिकल रेपुटेशन है उनकी ब्लैंक वर्ड्स को ड्रामा में लाने की। अब देख लेंगे कि इनका जो मेजर वर्क्स है और क्रिटिकल करियर इनका कैसा रहा है। तो इनका जो फर्स्ट जो रिटर्न वर्क था वो था द ट्रेजिडी ऑफ डाइडो, क्वीन ऑफ कथार्स। द प्ले वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1594 विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ थॉमस नैश। थॉमस नैश के कंट्रीब्यूशन में जो इनकी जो ये फर्स्ट जो एडिशन थी वो पब्लिश हुई थी।
और इन बिफोर ही वॉज 30 होने से पहले ही 5 साल के अंदर में इन्होंने हाफ डजन इन्होंने रिटर्न वर्क लिखा था 5 साल के दौरान। तो वो कौन कौन से रिटर्न वर्क थे? पहले तो था टम्बरलिन, सेकंड था डॉक्टर फॉस्टर्स, फिर था द रिच जे ऑफ माल्टा एंड फोर्थ था एडवर्ड द सेकेंड। तो इनका ये जो चारों रिटर्न वर्क्स था ये बहुत ज्यादा फेमस था। अब देख लेंगे कि इस प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो कि रोल को फुलफिल किए हुए हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे द पोप, कार्डिनल ऑफ लॉरियन, द एम्पेरियर ऑफ जर्मनी, फॉस्टर्स हिमसेल्फ, डक ऑफ वैनहॉल्ट, डचेस ऑफ वैनहॉल्ट, अटेंडर्स, स्कॉलर्स एंड फ्रेरियर्स, वैगनर सर्वेंट टू फॉस्टर्स, ये फॉस्टर्स के सर्वेंट है, वेल्डर्स एंड कॉर्निलियस फ्रेंड्स टू फॉस्टर्स, फॉस्टर्स के फ्रेंड है, रॉबिन, क्लाउन, रैल्फ, विंटनर, हॉर्स काउसर, अ नाइट एंड ओल्ड मैन, लूसीफर। अब देख लेंगे कुछ सुपर नेचुरल कैरेक्टर। सुपर नेचुरल मीन्स कि जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि बिल्कुल वो हम लोग के सोसाइटी से अलग है, या उसको हम लोग गॉड के दर्जा में रखेंगे या फिर हम लोग उसको नेगेटिव एनर्जी के दर्जा में रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख लेंगे लूसीफर, ये किंग ऑफ डेविल था। बेल्जेबब, मेफिस्टोफिलिस, ये लूसीफर का ये सर्वेंट था। गुड एंजल, बैड एंजल, ये अपीयर होते हैं बार बार, डॉक्टर फॉस्टर्स को अच्छी और बुरी राह पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। द 7 डेडली सिंस, 7 डेडली सिंस को भी रिप्रेजेंट किया था उन्होंने अपने ड्रामा में पहली बार, क्रिस्टोफर मार्लो ने। और ये डेविल्स, स्पिरिट्स इन द ग्रेट और हेलेन ऑफ ट्रॉय। स्पिरिट्स इन द अलेक्जेंडर द ग्रेट होगा यहाँ पर, अलेक्जेंडर यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ पर देख लेंगे आप लोग। तो फिर अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनका ये स्टार्टिंग होता है कि सबसे पहले ये जो डॉक्टर फॉस्टर्स होते हैं ये बैठ के सोचते हैं कि इन्होंने अपने पूरे लाइफ में हर चीज के बारे में नॉलेज गेन कर चुके हैं। इनको चाहे मेडिकल हो, लॉ हो, लॉजिक हो, थियोलॉजी हो, हर एक फील्ड में इन्होंने जो भी इंस्टीट्यूशनल नॉलेज होता है इन्होंने गेन कर लिया है। अब इनकी जो क्यूरियोसिटी होती है और कुछ जानने की और कुछ सीखने की और नॉलेज को बढ़ाने की, अनलिमिटेड पावर पाने की, तो ये जो इनकी जो प्यास होती है ये इनकी लगातार बढ़ती रहती है। अब ये क्या होता है कि ये ऐसे ही बैठ के सोचते हैं कि अब मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ ताकि मेरी जो मैं सेटिस्फाइड हो सकूं। तो इसी चीज के लिए वो बिल्कुल अपने आप को तैयार करते हैं कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए। तो वो सोचते हैं कि मैं क्यों ना नेक्रोमेंसी प्रैक्टिस करूं। नेक्रोमेंसी मीन्स होता है ब्लैक मैजिक। तो ये जो ब्लैक मैजिक है, काला जादू, तो इसको ये सीखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं जिससे कि उन्हें दौलत, शोहरत और अनलिमिटेड नॉलेज उन्हें मिल सके। अब और वो दुनिया को जीत सके और हर तरह की जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो सके। तो इसी चीज को वो सोच के वो क्या करते हैं, अपने सर्वेंट वैगनर को बुलाते हैं और बुला के अपने 2 दोस्तों को इनविटेशन देने बोलते हैं। वो अपने घर पे बुलाते हैं
जो कि ब्लैक मैजिक के एक्सपर्ट होते हैं। उनका नाम होता है बेल्डस एंड दूसरे का नाम होता है कॉर्नेलियस। अब वो डॉक्टर फर्स्टस, जब वैगनर उन्हें बुलाने जाता है, डॉक्टर फर्स्टस उनके लिए वेट करते हैं। तभी डॉक्टर फर्स्टस के सामने दो एंजल अपीयर होते हैं, एक गुड एंजल, एक बैड एंजल। ये जो एंजल होते हैं ये सिर्फ इल्यूजन होता है, उनके दिमाग का एक भ्रम होता है, क्योंकि कई बार जब हम लोग कुछ करने जाते हैं तो थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स। तो बस वही चीज है कि उनके दिमाग में दो तरह से आता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं ब्लैक मैजिक सीखना चाहता हूँ तो ये कहीं कुछ गलत तो नहीं है। तो उनके जो पॉजिटिव जो थिंकिंग होती है, मतलब जो गुड एंजल होते हैं, वो बोलता है कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें रिलीजियस बुक्स पढ़नी चाहिए, ये सब ब्लैक मैजिक ये सब चीज बिल्कुल भी सही नहीं होती लाइफ के लिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर दूसरे ही पल जो बैड एंजल होता है वो बोलता है कि नहीं, तुम जो भी कर रहे हो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, तुम और भी अपने नॉलेज को बढ़ाओ और तुम अपना जो भी रास्ता चूज किए हो तुम सही कर रहे हो। तो इस तरह का एनकरेज करता है बैड एंजल। और जो डॉक्टर फर्स्टस होता है वो एक तरह से अपना माइंड वो पहले ही बना चुका होता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा, कि मैं ब्लैक मैजिक करूंगा, तो इसीलिए वो गुड एंजल का कोई भी बात नहीं सुनता और वो बैड एंजल जो बोलता है उसी चीज को सही मानता है और बैड एंजल के बातों को ही वो मतलब सुनना पसंद करता है। अब क्या होता है कि वो डिसाइड, क्योंकि वो पहले से ही डिसाइड कर चुका होता है कि उसे ब्लैक मैजिक सीखना है, वो जरूर सीखेगा और वो जरूर सीखेगा उस चीज को। उसके बाद क्या होता है कि उसके जो दो फ्रेंड हैं उसको वहां मिलने उसके घर पे आ जाते हैं। कौन कौन से फ्रेंड है? बेल्डस और कॉर्नेलियस। अब वो आ जाता है, फिर डॉक्टर जो फर्स्टस है उन्हें बताता है कि वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं और वो दोनों दोस्त का उन्हें मदद चाहिए। तो उन्हें जो दो दोस्त हैं वो कुछ ब्लैक मैजिक के ट्रिक्स बता देते हैं और उन्हें कुछ बुक्स दे देते हैं और उनके साथ फिर उनको नॉलेज, मतलब ताकि उनको ब्लैक मैजिक का पूरा नॉलेज जो है वो फुलफिल हो जाए। अब क्या होता है कि दोनों इस चीज को सुन के बहुत खुश भी होते हैं कि जो डॉक्टर फर्स्टस है वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं और उन्हें कुछ फिर जो कॉर्नेलियस होता है उन्हें मैजिकल ट्रिक्स सिखाने लगते हैं और फिर वो दोनों दोस्त और डॉक्टर फर्स्टस साथ में मिलकर मतलब डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। तो सबको साथ में तीनों दोस्त मिलके डिनर करते हैं। उसी समय क्या होता है कि जो डॉक्टर फर्स्टस के दो स्कॉलर दोस्त होते हैं तो उनसे मिलने आते हैं। तो उन्हें पूछते हैं कि डॉक्टर फर्स्टस कहाँ है, तो वैगनर से पूछते हैं, जो उनका नौकर होता है उससे पूछते हैं कि डॉक्टर फर्स्टस कहाँ है। तो वैगनर तो पहले उनके साथ थोड़ा सा मजाक करता है और फिर वो बता देता है कि हाँ उनके जो दो दोस्त आए हैं तो उनसे डॉक्टर फर्स्टस ब्लैक मैजिक सीखेंगे, तो उसी चीज का प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपस में उन लोग मीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये सुन के जो उनके जो दो दोस्त हैं वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बिल्कुल चिंतित हो जाते हैं कि अरे उनका दोस्त ये सब क्या सीख रहा है। और इसी चीज को वो प्रिस्ट से, जो चर्च के प्रिस्ट है, वो यही सब बातों को डिस्कस करने के लिए वो लोग वहां से चले आते हैं। अब इधर डॉक्टर फर्स्टस अपना जो डिनर है उसको खत्म करके ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। सबसे पहले वो कुछ चीजों को अपने हाथ में कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं और यह मतलब यहाँ पर देख सकते हैं जो ब्लैक मैजिक है, यहाँ पर कुछ इस तरह का जो ये ऐसा लाइन वगैरह जो बना है, तो ये इसी टाइप का लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरह का लाइन यहाँ पर जो बना हुआ है वो ड्रॉ करते हैं। तो अब जो डॉक्टर फर्स्टस हैं तो कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं और बुक्स, जो जादू के मैजिक के जो मंत्र पढ़ने लगते हैं, जो भी बुक्स में लिखी होती है तो उस मंत्र को पढ़ने लगते हैं। मंत्र को पढ़ते हुए जो भी मंत्र होते हैं तो अब अचानक से उनके सामने
एक मेफिस्टोफिलिस नाम का एक डेविल आके अपीयर हो जाता है, प्रकट हो जाता है, और वो एक अजीब सी शक्ल वाली डेविल होता है। उसको देखकर जो डॉक्टर फस्टस है, बिल्कुल अगली चेहरा होता है, तो उसको बोलता है कि अरे तुम कौन हो, तुम जाओ और अपना जो शक्ल है उसको बिल्कुल सही करके आओ, बिल्कुल तुम अजीब से लग रहे हो। तो जो मेफिस्टोफिलिस है वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो आता है और आके पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो जो ये होते हैं, जो डॉक्टर फर्स्टेज हैं, वो बोलते हैं कि मैं मतलब मैजिक सीखना चाहता हूँ ताकि मैं दुनिया पे राज करूँ, जिससे और तुम मेरे गुलाम बन जाओ और मैं जैसा जैसा कहूँगा तुम वैसा वैसा करते जाओ। तो फिर मेफिस्टोफिलिस बोलता है कि अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मैं लूसीफर का गुलाम हूँ, जो कि किंग है, डेविल्स का जो किंग है और जो हेल का राजा है। मैं उसी का बात सुनता हूँ, मैं तुम्हारा बात बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। और इस तरह से मतलब, और मैं सिर्फ लूसीफर का ही सर्वेंट हूँ, अगर लूसीफर मुझे कुछ बोलेगा तभी मैं सुनूंगा। तो मेफिस्टोफिलिस जो है ये सारे मतलब ये जो मतलब आर्ग्यू होता है, ये करने लगता है डॉक्टर फस्टस के साथ। अब डॉक्टर फस्टस लूसीफर के बारे में कुछ कुछ पूछने लगते हैं मेफिस्टोफिलिस से। तो लूसीफर, जो मेफिस्टोफिलिस है, लूसीफर के पास्ट के बारे में उन्हें सब कुछ बताता है कि वो पहले गॉड के अनुयायी थे, लेकिन फिर उनका बहुत ज्यादा उन्हें घमंड था और उनकी बुरी आदतों के कारण, बुरी हरकतों के कारण उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया और उनके साथ और भी लोगों को जो उनके साथ देते थे उनको भी निकाल दिया गया। तो वो नेगेटिव स्पिरिट बन गए और लूसीफर जो है वो हेल में राज करने लगा। और फिर इसी तरह से वो गॉड उनसे बिल्कुल मतलब ये क्या बोलते हैं ना कि मुंह फेर लिए गॉड ने उनसे, और वो बिल्कुल ही बैड एंड मतलब जो है गलत कामों में इन्वॉल्व हो गया। ये सारे चीजों को वो लूसीफर के बारे में बताने लगा डॉक्टर फस्टस को। कौन बताने लगा? मेफिस्टोफेलिस। और भी बातों को पूछने लगा जो डॉक्टर फस्टस है, तो वो मेफिस्टोफेलिस से और भी बातें पूछने लगा लूसीफर के बारे में। तो अब क्या हुआ कि वो सारी बातें नहीं बताता, और भी ये मतलब ये भी पूछता है कि हेल क्या चीज होती है, हेल और हेवंस में क्या डिफरेंस है। तो मेफिस्टोफिलिस तो कुछ बातों का जवाब देता है, लेकिन हर बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि गॉड के बारे जो भी वो पूछता है तो हर एक सवाल का वो जवाब नहीं देता, लेकिन कुछ सवालों का जवाब देता है। और वो सूरज, चांद, तारा, प्लैनेट, एस्ट्रोनॉट, ये सारे चीजों के बारे में उसे बताता है, डॉक्टर फस्टस को बताता है। अब फिर डॉक्टर फस्टस मेफिस्टोफिलिस से कहता है कि अगर तुम्हारा जो मालिक है लूसीफर के साथ मैं एक डील करना चाहता हूँ कि अगर लूसीफर मुझे अनलिमिटेड नॉलेज और पावर देता है तो 24 साल बाद मैं अपनी सोल तुम्हारे जो किंग हैं उन्हें मैं दे दूंगा, लूसीफर जो कि डेविल किंग है, मैं सारी जो भी मेरी सोल को मैं उन्हें दे दूंगा। तो ये अगर ऐसा वो बोलते हैं तो फिर मैं उनके साथ ये डील करने के लिए तैयार हूँ। तो मेफिस्टोफिलिस बोलते हैं कि ठीक है, मैं जाके उनसे पूछ लेता हूँ, अगर वो राजी होते हैं तो मैं वापस आके आपको बताता हूँ। तो ऐसा बोल के जो मेफिस्टोफिलिस है वो लूसीफर के पास चला जाता है। फिर मेफिस्टोफिलिस वापस आता है वहां से डॉक्टर फस्टस के फिर मेफिस्टोफिलिस के जाने के बाद डॉक्टर फस्टस सोचने लगते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ क्या मैं सही कर रहा हूँ या फिर मैं गलत कर रहा हूँ। तो ऐसा वो सोचते सोचते जो भी वो ऐसा सोचने लगते हैं तो उनके सामने फिर से दो एंजल अपीयर होते हैं, एक गुड एंजल और एक बैड एंजल। गुड एंजल बोलते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, तुम गॉड से माफी मांग लो, गॉड तुम्हें माफ कर देंगे और तुम बिल्कुल सही रास्ते पे चलो, ये बिल्कुल ही गलत रास्ता है जो भी तुमने चूज किया है। फिर जो बैड एंजल होता है वो बोलता है
कि नहीं, तुमने जो भी रास्ता चूज किया है वो बिल्कुल ही सही रास्ता है। तुम जितना भी दिन तुम जिंदा रहोगे बिल्कुल ऐशो आराम से रहोगे, इसीलिए तुमने जो भी डील सोचा है बिल्कुल ही तुमने सही सोचा है। तो ऐसा सोचते सोचते ही, और तुम्हें इतना नॉलेज मिलेगा, इतना पावर मिलेगा, है ना, तुम्हें हर चीज की फैसिलिटी मिलेगी। तो इसीलिए फिर जो डॉक्टर फर्स्टस हैं वो बिल्कुल लास्ट डिसीजन ले लेते हैं कि मैं ये डील जरूर करूंगा। ब्लैक मैजिक फिर वो ब्लैक मैजिक के मंत्रों को पढ़ के मेफिस्टोफिलिस को बुलाता है। मेफिस्टोफिलिस वापस आता है और लूसीफर का जवाब भी साथ में लेके आता है। वो बोलता है कि हाँ, फिर मेफिस्टोफिलिस उसके सामने प्रकट होके बोलता है कि हाँ, तुमने जो भी प्रपोजल दिया था वो एक्सेप्ट कर लिया है मेरे किंग ने, और लेकिन उनकी एक शर्त है कि तुम्हें एक एग्रीमेंट में खून से साइन करना पड़ेगा, तभी ये डील एक्सेप्ट होगा। तो जो डॉक्टर फर्स्टस हैं वो मेफिस्टोफिलिस से पूछते हैं कि मेरा जो ये सोल है इसको लेके लूसीफर क्या करेगा। तो मेफिस्टोफिलिस रिप्लाई करता है कि वो अपना एक राज्य बनाएंगे जिसमें आप जैसे और भी लोगों के सोल पर वो राज करेंगे और उन्हें सफरिंग देंगे। तो इस तरह की बातें वो करते हैं। और फिर क्या होता है कि जो डॉक्टर फर्स्टस होते हैं वो अपने हाथ को काट लेते हैं एग्रीमेंट में साइन करने के लिए, क्योंकि एग्रीमेंट में खून से साइन करने के लिए लूसीफर उनसे कहता है। मेफिस्टोफिलिस लूसीफर के मैसेज को लेके आता है और कहता है कि इस खून से साइन करना पड़ेगा, लेकिन उसी समय क्या होता है, उनका खून जम जाता है। तो जैसे ही खून जमता है तो फिर से फर्स्टस सोचते हैं कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ कि इस तरह का साइन मेरे सामने आ रहा है कि खून जम जाता है। फिर उसी समय लेकिन क्या होता है, मेफिस्टोफिलिस कुछ गरम फायर्स लेके आता है, मतलब आग लेके आता है और उसके खून को पिघला देता है। और जो ये होते हैं डॉक्टर फर्स्टस, वो अपने खून से जो एग्रीमेंट है उस पर साइन कर देते हैं। जैसे ही वो साइन करते हैं तो उनके हाथों में फ्ली मैन और होमोफ्यूज लैटिन वर्ड्स लैटिन वर्ड्स उनके सामने उनके हाथ पर लिखे हुए आ जाते हैं। उनको देखकर डॉक्टर फर्स्टस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि गॉड मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज हो गया और मैं ज़रूर कुछ गलत काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी समय फिर ऐसा जैसा वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो उसी समय क्या होता है कि मेफिस्टोफिलिस और भी अदर जो डेविल्स है वो उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए आ जाते हैं। तो अदर डेविल्स कौन आते हैं, एक तो मेफिस्टोफिलिस आते हैं उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए, और दूसरे जो हैं वो सुपरनैचुरल ये बेल्जेबब और मेफिस्टोफिलिस उनके सामने आते हैं और उनका एंटरटेनमेंट करते हैं। तो इसी तरह से वो क्या करते हैं कि कुछ नाच गाना और भी जो डेविल्स होते हैं और जो मेफिस्टोफिलिस होते हैं ये वहाँ पर और भी जो डेविल्स होते हैं वहाँ पर जो उनकी जो बेल्जेबब होते हैं और मेफिस्टोफिलिस, ये दोनों आके वहाँ पर डांस करते हैं, उनका एंटरटेनमेंट करते हैं और 7 डेडली सिंस से उनको परिचय कराते हैं। अब क्या होते हैं कि मेफिस्टोफिलिस से कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं डॉक्टर फर्स्टस, और उनसे सवाल पूछते हैं, बहुत तरह की सवालें पूछते हैं। तो मेफिस्टोफिलिस उनके सब बातों का जवाब देता है, लेकिन एक बात का जवाब नहीं देता कि इस दुनिया में सर्वोपरि कौन है और कौन सबसे शक्तिशाली है। इस चीज़ का जवाब वो नहीं देता। अब क्या होता है कि फिर से गुड और बैड एंजल उनके सामने आते हैं और आके उनसे बोलते हैं। गुड एंजल होते हैं बोलता है कि अभी भी देर नहीं हुई, तुम माफी मांग लो, गॉड तुम्हें माफ कर देंगे। और जो बैड एंजल होते हैं मतलब होती है, वो बोलती है कि नहीं, अब सब कुछ बिल्कुल हाथ से निकल चुका है और अब तुम माफी नहीं मांग सकते क्योंकि तुमने एग्रीमेंट पे साइन कर दिया है।
तो इस तरह का जो सिचुएशन होता है वो उनके सामने आता है और वो बोलते हैं कि अब तो तुम्हें जो बैड एंजल होते हैं वो बोलते हैं अब तुम्हें ये जो पावर है इसे एंजॉय करनी चाहिए, तुम्हें फालतू की चीजें बिल्कुल भी नहीं सोचनी चाहिए। तो फिर क्या होता है कि मेफिस्टोफिलिस उन्हें एस्ट्रोनॉट, प्लैनेट, यूनिवर्स ये सब के बारे में बताता है और बस वही चीज है कि एक चीज नहीं बताता है कि इस वर्ल्ड को किसने बनाया है। तो ऐसे ही फिर मेफिस्टोफिलिस वहां से चला आता है। उसके जाने के बाद फिर से डॉक्टर फॉस्टर्स उनके जाने के बाद सोचता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, तो इस तरह का उसके दिमाग में आते रहता है। तो फिर क्या होता है कि मेफिस्टोफिलिस और जो डॉक्टर फॉस्टर्स है वो जो मेफिस्टोफिलिस और जो डॉक्टर हैं वो एक दूसरे उन लोग वर्ल्ड टूर पे जाते हैं। तो जब वो वर्ल्ड टूर पे जाते हैं तो वहाँ वो जर्मनी में सबसे पहले वो जर्मनी जाते हैं वर्ल्ड टूर में। लेकिन क्या होता है, हाँ उससे पहले क्या होता है कि ये अभी भी दुविधा में फंसा हुआ रहता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ और वो फिर सोचता है कि क्या मुझे इस सारे चीजों को छोड़ देना चाहिए और मुझे भगवान की आराधना में लग जाना चाहिए। लेकिन फिर क्या होता है कि ऐसा सोचते हुए लूसीफर वहां पर आ जाता है, डॉक्टर फर्स्टेस के पास आ जाता है और आके बोलता है कि अरे ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने एग्रीमेंट पे साइन किया है और तुम फिर इधर उधर सोच रहे हो, ये तो गलत चीज है। तो फिर ये बोलता है जो डॉक्टर फर्स्टस है वो बोलता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तो लूसीफर बोलता है कि अरे तुम्हें जो पावर मिली है, नॉलेज मिली है, उसको तुम अच्छे से मतलब यूज करो। और फिर लूसीफर और मेफिस्टोफिलिस 7 डेडली सेल्स को उनके सामने अपेयर करते हैं और फिर वो जो लूसीफर है वो बोलता है कि लेकिन पहले तुम अपना नॉलेज गेन करो, घूमो फिरो, उसके बाद तुम कुछ मतलब कर सकते हो। तो ये दोनों वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं और एक सबसे पहले वो तो फिर क्या होता है कि उनका एक दोस्त होता है रॉबिन नाम का, वो उनके बुक्स को चुरा लेता है, उनके बुक्स को वो चुरा लेता है। जिससे क्या होता है कि वो चुरा लेता है लेकिन वो उस बुक को नहीं पढ़ पाता क्योंकि एक अदर दोस्त उसको डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए वो चुरा नहीं पाता। और ये जो नेक्रोमेंसी और ब्लैक मैजिक सीखना चाहता है वो भी। तो वो दोनों, और इधर क्या होता है कि डॉक्टर फर्स्टस एक ड्रैगन वाली गाड़ी पे सवार होकर पूरी दुनिया, वो और मेफिस्टोफेलिस दोनों एक ड्रैगन वाली गाड़ी पे सवार होके पूरे वर्ल्ड टूर पे निकल जाता है। सबसे पहले वो रोम जाता है और एस्ट्रोनॉट के बारे में भी वो जानकारी हासिल करता है। लेकिन सबसे पहले वो रोम जाता है जहाँ एक जर्मन जो व्यक्ति है उसे पनिशमेंट दिया जाता है, लेकिन उसे वो दो डॉक्टर फस्टर डॉक्टर फस्टर जो है वो पनिशमेंट से बचा लेते हैं। वहां जाके रोम में जाके वो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स और जो स्मारक हैं उन्हें देखता है। फिर रोम में एक रिलीजियस आदमी जिसका नाम पोप होता है, तो ये दोनों मिलके उसे परेशान करते हैं, कभी इनविजिबल हो जाते हैं तो कभी छलावा करते हैं, भेष बदल लेते हैं। तो ऐसा करने से जो पोप होता है वो समझता है कि ये दोनों भूत है और इसी तरह ये दोनों
और इसी तरह ये जो दोनों हैं वो इधर उधर घूमते हैं। और रॉबिन जिसने फॉस्टर, और इधर क्या होता है कि रॉबिन जिसने फॉस्टर्स की मैजिकल बुक चुराई थी, एक सिल्वर का बॉल लेकर अपने किसी दोस्त के साथ जादू करना स्टार्ट कर देता है। फिर दोनों फॉस्टर्स की तरह मेफिस्टोफेलिस को बुलाता है। मेफिस्टोफेलिस प्रकट होता है और इनके सामने फिर मेफिस्टोफेलिस आके बिल्कुल आग बबूला हो जाता है और बोलता है, तुम जैसे इंसान मुझे बुलाते हो और दोबारा मत बुलाना, नहीं तो मैं तुम्हें इंसान से जानवर बना दूंगा। तो इस तरह का बोल के जो मेफिस्टोफेलिस है वो वहां से चला जाता है। अब फिर डॉक्टर फॉस्टर्स को पूरा यूरोप घुमाता है और एस्ट्रोन्यूट के बारे में भी नॉलेज देता है। फिर डॉक्टर फॉस्टर वापस जर्मनी लौट आते हैं और जर्मनी वापस आके फॉस्टर जर्मन एम्पेरियर्स चार्ल्स फिर के कोर्ट में उनसे मिलने जाते हैं और फॉस्टर्स वहां अपनी सारी जादू की स्किल्स दिखाते हैं। वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के स्पिरिट्स को सामने प्रकट कर देते हैं। सब कुछ देख के वहां नाइट नाम का एक आदमी रहता है जो कि उससे बहुत ज्यादा डॉक्टर फॉस्टर्स से जलन करता है, और भी लोग उससे जलन करते हैं, उसे बहुत ही बुरा भला बोलते हैं और उससे बहुत ज्यादा जलन करते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स से। और फिर क्या होता है, वो उन्हें और भी बहुत सारी चीजें करने को, ब्लैक मैजिक करने को बोलते हैं, तो वो बहुत सारी ब्लैक मैजिक उन्हें करके दिखाते हैं। और फिर लास्ट में वो लोग बोलते हैं, आप डॉक्टर फॉस्टर्स को नाइट बोलता है कि तुमने जो कुछ भी किया ब्लैक मैजिक के जरिए किया है। ये सुनकर जो फॉस्टर्स है उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो नाइट के सिर पर सींग उगा देते हैं। उसके बाद फॉस्टर्स एक घोड़े के व्यापारी को एक घोड़ा बेचते हैं और उस घोड़े को वार्निंग देते हैं कि वो पानी में उसे ना लेके जाए, नहीं तो वो बिल्कुल घास की तरह जो घोड़ा है वो घास के ढेर में बदल जाएगा। लेकिन वो व्यापारी क्या करता है, वो उसे वही पानी में लेके जाता है, पानी के बीचों बीच घोड़ा घास के ढेर में बदल जाता है। व्यापारी को बहुत गुस्सा आता है और वो आके डॉक्टर फॉस्टर्स को बहुत मतलब बोलता है कि मेरा जो घोड़ा है वो पानी में बह गया। डॉक्टर फॉस्टर्स बोलते हैं, मैंने तुम्हें मना किया था उसे पानी में ले जाने के लिए। फिर से डॉक्टर फॉस्टर उसके घोड़े को वापस ले आते हैं। अब वैगनर आके उन्हें बोलता है कि आपको वैगनर आके उन्हें बोलता है कि आपको डक डैचेस जो हैं वो उनकी जो डक डैचेस ने आपको मतलब याद किया है। ये कौन से कैरेक्टर है यहाँ हम लोग देख लेंगे। ये जो डक ऑफ वेनहल्ट और डैचेस ऑफ वेनहल्ट, ये दोनों क्या होते हैं, इन्हें याद करते हैं। और तो उनका वैगनर जो नौकर है जाके बताता है। फिर डॉक्टर फॉस्टर्स उनसे मिलने आते हैं और उनकी वाइफ के रिक्वेस्ट पर विंटर के सीजन में फ्रेश अंगूर ब्लैक मैजिक के थ्रू मंगवा देते हैं। तो अब बल्कि वो सीजन भी नहीं होता, लेकिन फिर भी ब्लैक मैजिक के थ्रू वो ग्रेप्स जो है उनके वाइफ के लिए मंगवा देते हैं। फिर ये दोनों खुश होकर उन्हें इनाम भी देते हैं डॉक्टर फॉस्टर्स को। बस इसी तरह मजे मजे में जिंदगी उनकी चलती रहती है और 24 साल देखते देखते पार हो जाता है, कुछ पता भी नहीं चलता। वो टाइम भी आ जाता है जब डॉक्टर फॉस्टर्स का मरने का टाइम आ जाता है। उसको ये सब जानते हुए कोई चिंता नहीं होती। उसने अपनी सारी जो भी प्रॉपर्टी है, डॉक्टर फॉस्टर्स को सब कुछ पता है कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा, लेकिन फिर भी वो खुश रहते हैं और अपनी सारी प्रॉपर्टी वो वैगनर के नाम कर देते हैं। लेकिन वैगनर को अपने जो मालिक है उनकी बहुत ज्यादा चिंता होती है कि मतलब क्योंकि वो मरने वाले होते हैं। और इसी तरह दूसरी तरफ क्या होता है कि इसके जो स्कॉलर दोस्त होते हैं और वो बोलते हैं कि अरे ये सब छोड़ो, हेलन को बुलवाओ। हेलन जो है वो मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन होती है पूरे अर्थ की। फॉस्टर उन्हें बुलवा लेता है
तभी एक ओल्ड मैन उनके सामने प्रकट होता है और उनको समझाता है कि फॉस्टस अभी भी देर नहीं हुई, तुम्हें गॉड के शरण में चले जाना चाहिए, तुम्हें उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, वरना तुम अपने जान से हाथ धो बैठोगे और लूसीफर जो है वो तुम्हारे सोल को ले जाएगा, तुमसे अलग कर देगा और तुम मर जाओगे। तो फिर इसी तरह लूसीफर फिर सोचने लगता है कि फिर से वही सब चीज़ें। तो मेफिस्टोफिलिस फिर आके उनके सामने प्रकट हो जाता है और बोलता है कि देखो, तुम हम लोगों को धोखा नहीं देना, 24 साल मैंने तुम्हारी गुलामी की है और तुम ये लास्ट समय में धोखा नहीं देना। तो फिर वही डॉक्टर फस्टस बोलता है, नहीं मैंने तो धोखा नहीं दिया, लेकिन ये जो ओल्ड मैन है ये मुझे बहका रहा है और मेरा ब्रेन वॉश कर रहा है। तो फिर वो जो ओल्ड मैन होता है वो ये हाँ, तो फिर ये बोलता है मेफिस्टोफिलिस कि तुमने एग्रीमेंट भी साइन किया है और तुम अपने बातों से नहीं फिर सकते, उस प्रॉमिस को बिल्कुल भी तुम नहीं तोड़ सकते। तो जो डॉक्टर फॉस्टस है वो बोलता है कि नहीं, मैं अपनी प्रॉमिस जो है वो कभी भी नहीं तोड़ूंगा। और उससे बोलता है कि तुम एक काम करो, वैसे भी मेरे मरने का समय पास आ रहा है, तो हेलन को बुलवा दो, मैं कुछ समय उसके साथ बिताना चाहता हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा, मेरा जो दिमाग है वो बिल्कुल मतलब ये सब सोच से बिल्कुल अलग रहे। लेकिन फिर जो ओल्ड मैन है वो अपेयर होता है, डॉक्टर फर्स्टेस से कहता है कि तुम माफ़ी मांग लो गॉड से, तुमने बहुत ही गलत किया है। और उसी समय फिर जैसे ही जो ओल्ड मैन है उसे समझाता है, तो जो डेविल का ग्रुप है उसके सामने आ जाता है और और डिस और जो ये है, जो डॉक्टर फर्स्टस है वो बोलते हैं कि ये ओल्ड मैन जो है मुझे डिस्टर्ब कर रहा है और बार बार मुझे एक ही चीज़ बोलता है, मुझे परेशान कर रहा है। और फिर जो डेविल्स होते हैं वो ओल्ड मैन को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और इसे परेशान करना छोड़ दो। तो इसी तरह का वहाँ पर माहौल बना रहता है। लेकिन मतलब इधर जो इनके दोस्त होते हैं वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बोलते हैं कि तुम गॉड से, उनके दोस्त भी बोलते हैं कि तुम गॉड से माफ़ी मांग लो। और डॉक्टर फर्स्टस को लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब रात के 11 बज चुके हैं, अब डॉक्टर फर्स्टेस के पास सिर्फ 1 घंटा बचा है जिंदा रहने के लिए, और ये सब 1 घंटा काटना डॉक्टर फर्स्टेस के लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि डॉक्टर फर्स्टस बहुत ज़्यादा दुखी था ये सारे चीज़ों को सोच के। वो अपने आप को कोसता रहा, वो डेविल्स को कोसता रहा और इसी तरह से वो कैसे रोता रहा, बहुत रोता रहा। फिर वो इसी तरह से आधा घंटा पार हो गया। फिर वो फिर बचा हुआ जो आधा घंटा था वो उस समय रियलाइज किया कि हाँ, मुझे गॉड के पास जाना चाहिए। वो गॉड के पास गया, माफ़ी मांगी और उसने कहा कि गॉड मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत ही गलत किया है। फिर वो यही सब बोलता रहा, फिर मेरे सोल को बचा लो गॉड और मुझे जीवन दान दे दो, इस तरह का मैं गुलामी करूँगा जिंदगी भर तुम्हारी, इस तरह की बातें वो गॉड से करता है। और इसी तरह फिर होते होते रात के 12 बज जाते हैं और लूसीफर आकर उनकी सोल को उनसे अलग कर देता है, ले जाता है। जाते जाते उसकी एक ही इच्छा या ख्वाहिश होती है कि जो जादू की, जो ब्लैक मैजिक की जो बुक्स है उन्हें जला दिया जाए, ताकि कोई दूसरा ऐसी गलती ना करे जैसा कि डॉक्टर फर्स्टस ने किया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने इसमें आप लोग को कवर करवा दिया है। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगती है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, अगर आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की वीडियो आगे भी लाती रहूँगी। बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।